आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा सबसे पहला सवाल उमर साहब ये है कि इस उमर अब्दुल्ला के उम्मीदों का जम्मू और कश्मीर कैसा है? शायद वही जम्मू कश्मीर जो आपकी उम्मीदों का होगा। एक जम्मू कश्मीर जिसमें अमन हो, भाईचारा हो, एक जम्मू कश्मीर जिसमें हर मज़हब के लोग कश्मीर। शायद वही जम्मू कश्मीर जो आपकी उम्मीदों का होगा। एक जम्मू कश्मीर जिसमें अमन हो, भाईचारा हो, एक जम्मू कश्मीर जिसमें हर मज़हब के लोग एक अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ रह सकें। एक जम्मू कश्मीर जिसमें जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले हैं वो इस मुल्क की तरक्की में बराबर के शरीक हों, बराबर के हिस्सेदार हों, और एक वो जम्मू कश्मीर जो कमाई के लिहाज से अपने पैरों पर खड़े हो सके। बिल्कुल। अगला सवाल, ये माइक ठीक कर दीजिए प्लीज। उमर साहब, जिन परिस्थितियों में, जिस सिचुएशन में 370 हटा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इलेक्शन में हमारी आपकी बात हुई थी श्रीनगर में, आपने कहा था कि हमने आपसे पूछा था कि 370 पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है, तो आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की और भी बड़ी बेंच होगी और सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगी है और सुप्रीम कोर्ट से ही मुहर हटेगी। तो आप ने ही एक प्रोग्राम में कहा कुछ दिन पहले कि 370 हटने के बाद परिस्थितियां बेहतर हुई हैं, तो क्या आप अब भी अपने उस स्टैंड पर कायम है कि 370 आप एब्रोगेट कराएंगे? मैंने वो नहीं कहा। अब मेरे जवाब को अलग अंदाज में ज़रूरत के मुताबिक कुछ लोगों ने लिया है। दो अलग हैं। आपने जब 370 के बारे में मुझसे पूछा था, आपने सिर्फ ये पूछा था कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर मोहर लग गया है क्या आप मान के चलें कि जो हो गया सो हो गया। मैंने आपसे उस वक्त ये कहा था कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को लेके मोहर डाला। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 370 के लिए मोहर डाला, उस वक्त 370 के हक में डाला, लेकिन बेंच इस बेंच से छोटा बेंच था। अब इस बेंच ने 370 के खिलाफ डाला। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा कि अगर इससे पहले बेंचों ने उसके हक में डाला, इस बेंच ने खिलाफ डाला, आप कैसे कह सकते हो कि कल को कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी जब सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस विषय पे बोलना होगा, और शायद उस वक्त कुछ अलग बोलेंगे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के हालात की बात है, बीच बीच में हालात ठीक लगते हैं, लेकिन बीच में फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिससे कि लगता है कि अभी भी हम नॉर्मलसी से काफ़ी दूर हैं। अब मिसाल के तौर पे लगातार जम्मू के कुछ इलाकों में मिलिटेंसी टेरर के जो वाक़यात होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो आपके सामने हैं। कल भी एक आर्मी की गाड़ी पे फायरिंग हुई। तो लगातार ये जो हैं हमले होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर कई सारा कुछ ठीक है तो मुझे बताइए ना, आज जामा मस्जिद में मीर वाइज उमर फारूक साहब अपने फादर इन लॉ का नमाज जनाजा जो है वो पढ़वाना चाहते थे, उस बात की इजाज़त नहीं। अगर नॉर्मल सी है तो फिर इन चीज़ों को रोका क्यों जाता है? कहीं ना कहीं तो फ़र्क है जो हम कहते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है। Umar Sahab, just want to frame this 370 question in a slightly different way by quoting Mr. Amit Shah, who said that after the abrogation of Article 370, there has been a 70% decline in total terrorism-related incidents, 81% reduction in civilian deaths, and a 48% decline in the death of security forces. This shows that a new era of happiness and peace has begun in Jammu and Kashmir. Do you agree with these statistics? क्योंकि आपकी बात से ऐसे लगता है कि इन आंकड़ों को आप चैलेंज कर रहे हैं। No, I'm not disagreeing with the statistics. I've told you that from time to time it looks like things are improving, but then there are incidents that suggest that we haven't quite reached the point of normalcy that is being highlighted or talked about. My disagreement is not with the statistics. We can find numbers to suit any argument we want to make. My question is, how much of this progress that you have made
was only possible because of Article 370. I would hazard that none of this is the result of Article 370. It is because Jammu and Kashmir was directly ruled by Government of India, and they took some measures that perhaps an elected government would not have taken. But none of those required Article 370 to be removed. I do not believe that Article 370's removal in any way contributed to the statistics that you are sharing with us here. Because this would suggest that prior to removal of Article 370, we have had no success against militancy. In fact, if you were to see, barring a few years in between, just before 2019 and perhaps a little after, I'll talk about the 6 years of my government. Every year without fail, it was a declining trend. A declining trend of militant attacks, a declining trend of security force casualties, a declining trend of civilian casualties, a declining trend of overall number of militancy incidents. Now, all of this decline took place in spite of 370 being there. So how is it that we were able to have successes against militancy in my government with 370? It should not have been possible if these statistics are only the result of 370. उमर साहब, आप कह रहे हैं कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने मिलिटेंसी पर ज्यादा अच्छे से काबू रखा। मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं कहा ना, मैंने कहा कि हमारे दौर में भी नंबर अगर आप देखें तो हर साल लगातार कमी आती रही। तो जब हम कश्मीर के लोगों से बात करते हैं, वहाँ तमाम जर्नलिस्ट हैं और भी आम लोगों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि भाई आप सब लोगों ने अपने कैंपेन में कहा जैसे भी होगा हम 370 वापस लाएंगे। या तो आप केंद्र में, वो नहीं कहा, केंद्र में सरकार, आप मुझे ना आप एक तकरीर बताइए हमारी, आप जहाँ पे हमने, या हमारा मंशूर दिखाइए, हमने कहाँ कहा ना कि हम इन 5 साल के अंदर अंदर जम्मू 5 साल के अंदर नहीं कहा आपने, लेकिन आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाली बात जो आपने कही, हाँ। तो क्या करेंगे कैसे अगर 370 लाना है, आपके जहन में है और लोग उस उम्मीद से आपको देख रहे हैं। अब ये बार बार वही चीज, अब कितनी बार इस सवाल का मैं जवाब दूंगा ना। अब लगातार 2020 से जब मैं वहाँ हरि निवास से बाहर आया, मैं इस सवाल का जवाब देता आया हूँ। क्या आप मान के चल रहे हो कि ये हुकूमत हमेशा के लिए होगी? क्या इस मुल्क की परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी? क्या आप कभी अंदाजा कर सकते थे कि 370 हटेगा जब ये राजीव गांधी साहब की हुकूमत में बीजेपी के 2 MP थे लोकसभा में? क्या आप सोच सकते थे उस वक्त कि राम मंदिर भी बनेगा, 370 भी हटेगा, कॉमन सिविल कोड पे बात होगी? लेकिन परिस्थिति बदल गई ना, हालात बदल गए। आप क्यों मान के चल रहे हो कि जो हालात आज मुल्क में हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे? तो मेरा एक फॉलो अप है फिर इस पे उमर साहब, क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर बीजेपी हटेगी तो जो भी आएगा वो 370 हटाने में आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएगा? हो सकता है वो ना करें। आप कांग्रेस का रवैया देख लीजिए। आप वो मानिए जो आपके दिल को बहलाता है, मैं वो मानूंगा जिससे मैं थोड़ा सा एक हौसला हासिल कर सकता हूँ। मेरे लिए आने वाला कल जो है बेहतर लगता है। आप जैसे अपना देखना चाहते हैं आप देख लीजिए। आप कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बतौर स्टेट भी रह चुके हैं, जब वो मतलब when it had way many powers than what it has right now, और अब आप एक मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे इतने महीनों में जो आप ऑफिस जाते हैं एक स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट जानना चाहता हूं। क्या आपको ये महसूस हुआ है कि उमर अब्दुल्ला के इकबाल में पहले थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है? अफसरों से आप कैसे बात करते हैं? कैसे महसूस नहीं होगा? हाँ। मैं जानता हूं कि जिन अफसरों के साथ मैं काम कर रहा हूं उनको ना मैंने लगाया है ना मैं हटा सकता हूं, ये मैं जानता हूं। अब आप मुझे बताइए ना, अब आपकी जो कंपनी है, आपके जो मुलाजिम हैं, अगर उनको लगाने और हटाने में आपका कोई रोल नहीं है, वो आपके मुलाजिम आपकी बात क्यों सुनेंगे ना? वो तो उन्हीं की बात सुनेंगे जो लगाने और हटाने वाला काम करते हैं। तो उस हद तक थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ ना आपके ये यूटी विद असेंबली वाला जो है ना, ये कहीं नहीं होना चाहिए। उमर ये लोगों के साथ धोखा है। इस मुल्क में दिल्ली की अलग परिस्थिति है, मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस मुल्क में या रियासत होने चाहिए या यूटी होने चाहिए।
और यूटी में असेंबली मत रखिए। वो लोगों के मैंडेट के साथ धोखा है, क्योंकि आप हुकूमत बनाते हो लेकिन हुकूमत को जो तमाम इख्तियारात होने चाहिए वो आप नहीं देते हो। अगर आपने यूटी रखनी है असेंबली मत रखिए, अगर असेंबली रखनी है तो रियासत रखिए। ये हाइब्रिड वाला सिस्टम मत रखें। हाइब्रिड। उमर साहब, आप चूंकि विपक्ष की भी बात कर लेते हैं, संजय सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। विपक्ष में जो भी, या विपक्ष के नेताओं की जो सरकारें रहीं, केंद्र में विपक्ष लेकिन राज्य में सरकारें रहीं, तो एक तो केजरीवाल मॉडल था जो हमने देखा। कौन सा मॉडल ना? आप बताइए ना, मैं क्या बताऊं, सवाल आपने अभी पूछा, अमित शाह मुझे साहब बताइए मिले, ना। अमित शाह साहब से मिले तो वही ना, कई मॉडल मुझे बताए। बताइए ना, मैं क्या इकलौता मुख्यमंत्री हूं जो होम मिनिस्टर साहब से मिलता है? आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को मरकज के होम मिनिस्टर से नहीं मिलना बिल्कुल चाहिए? मिलना चाहिए। तो फिर कोई तो मॉडल आपने तैयार किया मॉडल होगा। क्या ना, वो मरकज के होम मिनिस्टर हैं। अगर हम यूटी ना भी होते, आपने ना, मैं जब 6 साल जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री इससे पहले था, क्या उस वक्त आप गिनते थे कि मैं चिदम्बरम साहब से कितनी बार मिला, मैं अपने शिंदे साहब से कितनी बार मिला? उस वक्त तो आप लोगों को अजीब नहीं लगता था कि मैं मरकजी होम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ। आज क्योंकि होम मिनिस्टर साहब बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं तो मेरा उनसे मिलना जो है आपको अजीब लगता है। होम मिनिस्टर जिस भी पार्टी के हों, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, बिना होम मिनिस्टर से मिले हुए आप काम करोगे ही नहीं। और इस मामले में यूनिक सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से सौरभ जो सवाल पूछना चाह रहे थे, हमने देखा एक पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन अरविंद केजरीवाल की, कि भिड़े रहो, लड़े रहो, हक की लड़ाई के नाम पर एक राजनीतिक फ्रंट। संजय सिंह इसको अटेस्ट भी करेंगे, उस चक्कर में जेल भी हुआ है। तो मैं वो एक मॉडल है कि आप साथ में दिखें, कि अगर लोकसभा में कुछ एमपीज चाहिए कोई बिल पास करने के लिए तो जगन नवीन पटनायक मॉडल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने आप को किस खांचे में फिट करते हैं, या किसी भी खांचे में नहीं ना। जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे जो मरकजी हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं वो अपने हिसाब से बदलते जाएंगे। But मुझे you बताइए want ना- it to be मुझे- congenial. मुझे बताइए ना, हाँ, जब अभी फिलहाल मरकज की हुकूमत ने झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं रखी, अभी मैं क्यों झगड़ा करूं ना? क्या उन्होंने मेरे पैसे रोके हैं? क्या हमारा जो कोई हम करना चाहते थे इससे पहले, क्या उस पर कोई रोक लगाई है? फिलहाल तो जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो हमारा हाथ बटा रहे हैं। रियासत वापस देने की भी उन्होंने बात की, बात अब आगे बढ़ रही है। अगर ये परिस्थिति बदल जाती है तो ठीक है ना, अब हम भी अपना जो है अपना ये अप्रोच बदल देंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये चल रहा है, चलने दीजिए। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, मैंने कब कहा ना कि हम पार्लियामेंट में इनकी मदद करेंगे? हम इंडिया ब्लॉक के हिस्से में हैं। इंडिया ब्लॉक जहां वोट देने का फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। जिस दिन इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी की पार्लियामेंट में मदद करने का फैसला कर लिया, ठीक है ना, अब उस वक्त हम इनसे बात करके देख लेंगे क्या करना है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। अब एक सवाल में ये, इसलिए सौरभ ने इसका जिक्र किया, मैं दोबारा उसको रिपीट करूं। ये जो एंटी ओबेसिटी एम्बेसडर आपको बनाया गया, यू आर दी ओनली पॉलिटिशियन दैट नरेंद्र मोदी कुड थिंक ऑफ, एंड राइटफुली सो। अगर मतलब आप राइटफुली सो, नहीं, ठीक है। उनको अपना कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिला। If you can point out a chief minister to me who has run a half marathon, I will very happily tell you कि ना उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये उन्हें ये दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया। अब जब इस सारे सिलसिले में उन्हें याद रहा कि मैं जी 22 किलोमीटर दौड़ के बैठा, उस सिलसिले में उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया, तो ठीक है ना, मैं मुल्क की मदद करूंगा। Look, why do we see everything from a political prism? Obesity is not a political problem. Let's face it, it's not. It's a social problem. It's not unique to one political party or the other. Now, if the Prime Minister feels that my voice can help, chalo, if nothing else, putting me there has sparked a debate. You're talking about obesity. Half the Prime Minister's job is done.
अगर मेरी जगह किसी बीजेपी के नेता को डाला होता, आज आप ये बात कर नहीं रहे होते। आज हम मजबूरन ओबेसिटी पे बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरा नाम डाला। आपके स्टेट में भी बात होती है इसकी? उमर अब्दुल्ला से लोग पूछते हैं कि आपको क्यों चुना? फिलहाल तो नहीं, लेकिन आपस में बात कर रहे होंगे।